डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग कुछ क्लासेस भी अटेंड करेंगे। 10 टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स, बोरिंग नहीं, लंबे चौड़े नहीं, कुछ नहीं, नोट भी नहीं करना है। आपको कुछ भी नोट नहीं करना, सिर्फ 2-3 बार आप कान में ईयरफोन लगाकर सुन लें। इट्स ओवर नाउ, कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि हम लोग जो डिस्कस करेंगे ये आपको याद रहेगा। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के, ताकि हमारा एपिसोड 20 मिनट से लंबा नहीं हो। 15 से 20 मिनट के एपिसोड हमारे प्राय होने चाहिए, बनने चाहिए। हमारा प्रयास है लंबे एपिसोड्स नहीं। ये 10 नए टॉपिक्स हम लोग कर रहे हैं। उससे पहले 10 टॉपिक्स हम लोग ले चुके हैं होमवर्क के रूप में। अभी एक एपिसोड अपलोड हो चुका है जिसमें 10 टॉपिक्स आपको स्पीडी के बुक से, साइंस और जीएस से दिए गए थे। उसके बाद हम लोग बीपीएससी 65वीं के भी टॉपिक्स ले रहे हैं। उसमें क्रॉन और लूसेंट के बुक से हम लोग 5 टॉपिक्स डेली ले रहे हैं। तो वहाँ पर भी बहुत एक्सटेंसिव चल रहा है। जो चाहते हैं थोड़ा सा और खुलकर पढ़ना, तो वहाँ पर वो एपिसोड 65वीं बीपीएससी के आप देख सकते हैं। साथ ही हम लोग कुछ क्लासेस भी कर रहे हैं। आज से पहला एपिसोड चल रहा है। हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ नए टॉपिक्स और सेट प्रैक्टिस भी करेंगे। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव सेशन चलेगा, जिसमें होपफुली 3 महीने के बाद ही एग्ज़ाम होगा। तो हमारी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि 40 में हम 35 प्लस के स्कोर्स कर पाएँ। डिपेंड करेगा कि आप इसे कितना सीरियसली लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पहले सेशन की, जिसमें हम लोग 5 से 6 कोर्स टॉपिक्स साइंस के लेंगे और 4 से 5 टॉपिक्स जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन के। सबसे पहला आज का टॉपिक है केमिस्ट्री का एक टॉपिक। ये टॉपिक है नोबल मेटल यानी उत्कृष्ट धातु। ऐसा धातु या ऐसा धातुओं का समूह जो आसानी से ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता, साथ ही ये रगड़ से भी सुरक्षित रहता है यानी एंटी कोरोसिव होता है। साथ ही इस पर अम्ल का भी प्रभाव नहीं पड़ता, प्रायः इस पर एसिड का भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ऐसा धातु या धातुओं का समूह जो ऑक्सीजन से आसानी से रिएक्शन नहीं करता, जो रगड़ से सुरक्षित रहता है यानी कोरोजन के से रेसिस्टेंट है, और साथ ही जो अम्ल से भी सुरक्षित है एसिड के इफेक्ट से। क्योंकि आप जानते हैं कि ये सारे कारण ऐसे हैं जो धातुओं को खा जाते हैं, उन्हें समाप्त कर देते हैं या उनका क्षय होता है। तो नोबल धातु इस प्रकार के धातु हैं जिनका क्षय आसानी से नहीं होता और जो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते। सोना, चांदी, पारा, प्लैटिनम, ऑस्मियम, कॉपर, इरिडियम, ये सारे ऐसे धातु हैं जो नोबल धातु कहलाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि लोहा जैसा कठोर धातु भी जब हवा में छोड़ दिया जाता है तो हवा से नमी लेकर यानी ऑक्सीडाइज्ड होकर ये जंग प्राप्त कर लेता है और धीरे धीरे इसका क्षय हो जाता है। तो नोबल धातु इसी प्रकार के धातु हैं जो इन सब से सुरक्षित रहते हैं और इसीलिए इनका बहुत व्यापक प्रयोग है। ज्वेलरी में इनका प्रयोग होता है, इनका प्रयोग उद्योगों में होता है, इनका प्रयोग डेंटिस्ट जो दांत के डॉक्टर्स होते हैं वो दांतों को फिलिंग में इनका प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका प्रयोग होता है, सिक्कों के निर्माण में इनका यूज होता है। तो नोबल मेटल्स इसी प्रकार के मेटल्स हैं, प्रायः सोना, चांदी, कॉपर या मरकरी जैसे धातु। साथ ही आपने नाम सुना होगा नोबल गैस का, यानी गैसों का ऐसा समूह जो नॉन रिएक्टिव है यानी अक्रियाशील है, जो रंगहीन प्रायः होता है, प्रायः मोनो एटॉमिक होता है और जो प्रतिक्रियाओं में आसानी से भाग नहीं लेता, जो पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाई देता है, जिसे हम लोग अक्रिय गैस भी कहते हैं यानी नॉन रिएक्टिव गैस। नोबल गैस जिसमें प्रायः हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, राइडन। प्राकृतिक रूप से ये 6 अक्रिय गैस हैं जो ग्रुप 18 में हमें दिखाई देते हैं पीरियोडिक टेबल में और जो नोबल गैस कहलाते हैं। तो नोबल गैस, नोबल धातु इसी गैस या धातुओं का समूह है, इसे हमें समझना चाहिए। उसके बाद आज का दूसरा टॉपिक फिजिक्स का है। फिजिक्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये क्या है? पहले आइए इसके प्रकाश के अपवर्तन को समझते हैं। प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश का अपने रास्ते में विचलन है। आप जानते हैं कि लाइट प्रोपेगेट्स स्ट्रेट फॉरवर्डली। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, लेकिन जब माध्यम में बदलाव दिखाई देता है तो ये विचलित हो जाती है। अगर सघन से रेयर माध्यम में आती हैं
या एक अधिक घने एक कम घने माध्यम से गुजरती हैं तो ये अपने पथ से मुड़ जाती हैं, विचलित हो जाती हैं, डेविएट हो जाती हैं, बेंट हो जाती हैं। तो प्रकाश का अपने रास्ते से मुड़ जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, माध्यम में बदलाव के कारण। दरअसल प्रकाश जब एक माध्यम से अगर पानी से हवा में निकल रही हो तो प्रकाश बाहर निकलते ही अपने लंब से परपेंडिकुलर से मुड़ जाती है। अगर ये इतनी मुड़ जाए कि ये मुड़ते 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 अपने क्षैतिज रेखा के समानांतर बहने लगे तो हम कहते हैं कि लंब के साथ इस क्षैतिज का कोण 90 डिग्री ये बना रही है, जिसे क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल ऐसा कोण है जब आपतित किरण परावर्तित होकर अपने लंब से क्षैतिज बहने लगे, यानी 90 डिग्री का कोण बना ले। अगर परावर्तित किरण 90 डिग्री से 1 डिग्री का भी एक्स्ट्रा कोण बनाती है तो ये अपने क्षैतिज से वापस अपने माध्यम में चली आती है, यानी 1 डिग्री का भी अब उसका बेंट उसे वापस अपने माध्यम में भेज देता है। यानी क्रांतिक कोण से अधिक का कोण आपतित किरण उसे अपने ही माध्यम में परावर्तित कर देती है। इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश की किरण निकली तो लेकिन इतना मुड़ गई, माध्यम इतना पतला था कि यह वापस मुड़कर क्रिटिकल एंगल को पार कर गई और वापस अपने माध्यम में लौट आई। इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। आइए इसे थोड़ा सा एक स्केच से, रफ स्केच, बहुत क्लियर नहीं। अगर 2 रेखाएं हैं, एक लंबवत एक क्षैतिज, यहाँ पर सघन माध्यम है, इसमें पानी है और इधर हवा है। प्रकाश की किरण यहां से निकली, जब इधर जाती है तो सीधा नहीं जाके ये इधर चली जाती है, क्योंकि बाहर का हवा का माध्यम बहुत पतला है। रेयरर मीडियम में लंब से दूर विक्षेपित हो जाती है। अगर ये विक्षेपित होकर मुड़ते मुड़ते इतनी मुड़ जाए कि ये अपने क्षैतिज के साथ बहने लगे तो लंब के साथ इसका कोण 90 डिग्री हो जाता है। इसे क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी आपतित किरण एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस को इतना मोड़ दे कि ये क्षैतिज के साथ बहने लगे तो लंब के साथ परपेंडिकुलर के साथ वर्टिकल का कोण 90 डिग्री होता है। इसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ये क्रिटिकल एंगल क्यों? ये क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण क्यों? क्योंकि अब अगर थोड़ा सा भी ये मुड़ेगी तो ये वापस अपने माध्यम में लौट आएगी, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्रिटिकल एंगल से 1 डिग्री का भी झुकाव उसे वापस अपने माध्यम में भेज देता है। तो आपतित किरण अगर क्रिटिकल एंगल से अधिक मुड़ती है तो यह वापस फिर से अपने माध्यम में लौट आती है। इसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसमें 3 पक्ष बहुत इंपॉर्टेंट हुए। एक, क्रिटिकल एंगल का निर्माण होना। दूसरा, माध्यम का सघन से विरल में जाना, डेंसर टू रेयरर, तब यह स्थिति होगी। और किरण का वापस अपने माध्यम में लौट आना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कारण बनता है, जो डायमंड में होता है, जो ऑप्टिकल फाइबर में होता है, यानी प्रकाश तंतु में, जो संचार के माध्यमों में बाल से भी पतले ट्यूब होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, जिसे मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशंस बिना एनर्जी लॉस के भेजे जाते हैं ड्यू टू इंटरनल रिफ्लेक्शन अंदर में होता है। साथ ही रेगिस्तानों में यानी डेजर्ट्स में ऊंटों को या जो ट्रैवलर्स हैं उनको दूर से लगता है कि आगे पानी है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। तो ये 3 बड़े उदाहरण हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। साथ ही प्रकाश के अपवर्तन के जो डेंसर टू रेयर या माध्यम के परावर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना, सूर्य का उदय होना, अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखना, यानी सूर्योदय के समय सूर्य का, सन का अपने पोजीशन से थोड़ा उठा हुआ दिखाई देना, जो सूर्योदय का कारण बनता है। ये या सिक्के का पानी में थोड़ा उठा हुआ दिखना या पानी में छड़ी का टेढ़ा दिखाई देना, ये सब प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डायमंड, ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाश तंतु, और रेगिस्तानों में ऊंटों को पानी दिखाई देना, जिसे मृग मरीचिका या मायरेज कहते हैं। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है।
साथ ही क्रिटिकल एंगल को आप ध्यान में रखेंगे, अभी इसके आगे बात होगी। तो ये तो हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आइए आज का तीसरा टॉपिक देखते हैं, जो है एक मिश्र धातु यानी एलओआई। मिश्र धातु क्या है? दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण जब समांगी हो तो हम इसे मिश्र धातु कहते हैं। यानी ऐसा धातु या धातुओं का मिश्रण जो समांगी मिश्रण हो तो ऐसा मिश्रण मिश्र धातु का निर्माण करता है। याद रखें, प्रोपोर्शनेट मिश्रण जैसे बालू है, हवा है, ये समांगी नहीं, असमांगी यानी हेट्रोजीनियस ये मिक्सचर है। जबकि यहाँ पर मिश्र धातु का निर्माण होता है ये समांगी मिश्रण है, यानी कहीं पर 60 डिग्री कॉपर है तो 30 डिग्री इसमें टिन है, तो मिश्र धातु का आनुपातिक निर्माण होता है। तो मिश्र धातु दरअसल धातुओं का ऐसा मिश्रण है, दो या दो से अधिक धातुओं का, जो आनुपातिक मिश्रण है, मिश्र धातु का निर्माण करता है। अगर इस मिश्रण में एक धातु पारा है, मरकरी है, तो ये मिश्रण या मिश्र धातु अमलगम कहलाएगा। अमलगम क्या है? ऐसा मिक्सचर, ऐसा मेटलिक मिक्सचर जिसमें एक मेटल पारा होता है। ऐसा क्या है? तो अमलगम क्यों बन जाता है, क्या इसकी विशेषता है? दरअसल पारा सोना, चांदी, तांबा इनके साथ आसानी से मिलकर, चूंकि पारा लिक्विड होता है, ऐसा धातु एकमात्र धातु जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, तो ये आसानी से दूसरे धातुओं के साथ मिलाकर इसका बहुआयामी प्रयोग दिखाई देता है। अगेन हम फिर बोलेंगे कि अमलगम दांतों की फिलिंग में इसका प्रयोग होता है, क्योंकि इसे दूसरे टिन के साथ, जिंक के साथ या चांदी के साथ, सोने के साथ भी मिलाकर दांतों को भरते हैं, दांतों की फिलिंग में काम आता है। तो मिश्र धातु दरअसल दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण है। यहां पर 5 मिश्र धातु हम लोग जानना चाहेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर दिखाई देता है। पहला ब्रास यानी पीतल, कॉपर और जिंक का मिश्रण। कांसा, कॉपर और टिन का मिश्रण। तीसरा जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक और निकल। कॉपर, जिंक और निकल, ये जर्मन सिल्वर हो गया। उसके बाद चौथा हो गया आपका सोल्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोल्डर यानी लेड और टिन का मिक्सचर। और पांचवा अगेन इंपॉर्टेंट नाइक्रोम, जो विद्युत हीटर में हम लोग जो उसका वायर होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, जिसमें आपको 4 निकेल, आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज, 4 धातुओं का ये मिश्र धातु है नाइक्रोम। तो ये 5 मिश्र धातु आपको ध्यान में रखना है। साथ ही हमने आज टॉपिक में भी जो आपको एसपीडी का दिया है उसमें भी मिश्र धातु दिया है, तो इंपॉर्टेंट कर लें। अभी 5 को आप नोट डाउन कर लें। ये मिश्र धातु 5 हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मिश्र धातु के बाद हम लोग डायमंड आज का टॉपिक कर रहे हैं। चौथा टॉपिक हीरा। हीरा क्या है? 2 बातें इसके बारे में आप जानते हैं, बहुत चमकीला होता है और इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और ये कठोर बहुत होता है। लेकिन अगर हीरे की बात करें तो यहीं तक इसका चरित्र सीमित नहीं है। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। ये कार्बन का अपरूप है, एलोट्रोप है। एलोट्रोप या अपरूप ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो एक ही पदार्थ का बना हो लेकिन अलग अलग रूपों में दिखाई देता हो। तो ऐसे अलग अलग रूपों को एलोट्रोप कहते हैं उस पदार्थ का। यानी कार्बन का अपरूप कौन कौन हो गया? ग्रेफाइट, चारकोल, हीरा। ये तीनों कार्बन के अपरूप हैं, तीनों कार्बन से बने हैं, लेकिन इनकी आंतरिक संरचना, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा है, एक बहुत कठोर, एक बहुत मुलायम। ग्रेफाइट सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस, हीरा हार्डेस्ट सब्सटेंस और चारकोल तीनों के बीच में, ये तीनों ही कार्बन के अपरूप है। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। ये एक पत्थर है, ऐसा पत्थर जिसका भार कैरेट में मापा जाता है। 1 कैरेट 0.2 ग्राम के बराबर होता है। 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम होता है। हीरा प्राकृतिक रूप से नेचुरली ओकरिंग सबसे कठोर पदार्थ है, हार्डेस्ट मटेरियल है नेचुरली। इसकी कठोरता का कारण इसका कार्बन कार्बन सहसंयोजक बंधन है। हीरा इसलिए इतना कठोर है क्योंकि इसका एक कार्बन अपने पड़ोसी 4 कार्बनों के साथ मजबूती से कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंधन से जुड़ा रहता है, जिसे तोड़ना बहुत कठिन होता है।
इसका अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हीरे का बहुत अधिक होता है 2.42। ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। अभी हम लोगों ने देखा कि दरअसल किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो विचलित हो जाती हैं। इन दोनों के अनुपात को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जब माध्यम अलग अलग हो तो दोनों माध्यम के अनुपात को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू क्या है? C बाई वी। म्यू इज इक्वल टू C बाई वी। C क्या है? प्रकाश का निर्वात में वैक्यूम में वेग, और V है माध्यम में प्रकाश का वेग। दोनों का अनुपात अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, इन दोनों माध्यम का। तो हीरा जो है इसका अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है। आप देख रहे हैं कि हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है, कारण कि पानी से जब ये हवा में निकलता है तो ये बहुत अधिक विचलित हो जाता है, क्रिटिकल एंगल को भी पार कर लेता है, और जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण बनता है। तो हीरा का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश का निकलना और इसका अनुपातिक मान अपवर्तनांक होता है उस दोनों माध्यम का। तो हीरा का अपवर्तनांक अधिक होता है जो इसकी चमक का कारण बनता है। यह विद्युत का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। साथ ही इसे जब गर्म करते हैं तो यह ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड देता है। हीरे से एक्स रेज पार कर जाता है। हीरे की शुद्धता का प्रमाण सबसे बड़ा है कि अगर आप इससे एक्स रेज छोड़ेंगे तो ये एक्स रेज को आर पार कर देता है। नकली हीरे एक्स रेज को पार नहीं करते। काला हीरा बोट कहलाता है, BORT बोट, जो पहाड़ों में छेद करने या पत्थरों को चिकना करने, पॉलिश करने के काम आता है, क्योंकि ये हार्डेस्ट मटेरियल है। तो हीरे का इतना प्रॉपर्टीज है, इसे हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एलोट्रोप है, ये विद्युत का बैड कंडक्टर है, एक्स रेज को पार कर लेता है। साथ ही इसे गर्म करने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये सब हीरे का आप प्रॉपर्टी ध्यान रखें। नेक्स्ट टॉपिक फिजिक्स का है, जो है ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण से संबंधित फिजिक्स का टॉपिक। यानी भिन्न भिन्न स्थानों पर, डिफरेंट प्लेसेस पर किसी भी ऑब्जेक्ट के भार में क्या डिफरेंस या कमी या बढ़ोतरी होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कहां पर शून्य हो जाता है। तो यह स्थान है पृथ्वी का केंद्र। पृथ्वी के सेंटर पर, केंद्र पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट 0 हो जाता है। जैसे कि वैक्यूम में, निर्वात में वेट 0 हो जाता है। मैक्सिमम दोनों ध्रुवों पर किसी भी पिंड का भार मैक्सिमम होता है, सर्वाधिक होता है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर। लेकिन विषुवत रेखा पर भार में सबसे अधिक कमी होती है, मिनिमम हो जाता है। यानी विषुवत रेखा पर किसी भी पिंड का भार सबसे कम होता है। एक क्वेश्चन बन जाता है कि अगर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो भार में किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा? तो भार बढ़ने लगेगा। विषुवत रेखा से यानी इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर वेट में इंक्रीज दिखाई देता है। तो मिनिमम विषुवत रेखा पर, मैक्सिमम पोल पर। उसके बाद अगर पृथ्वी घूर्णन कर रही है तो अगर घूर्णन तेज हो तो भार में कमी दिखाई देती है। पृथ्वी के घूर्णन का भार पर इन्वर्सली प्रभाव पड़ता है। अगर पृथ्वी तेज घूम रही है तो भार में तेजी से कमी दिखाई देगी, और अगर इसके घूर्णन में तेजी में कमी होने लगे, ये धीमा होने लगे, तो भार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ का इफेक्ट इन्वर्सली किसी भी बॉडी पर दिखाई देता है। चंद्रमा पर, चांद पर 1/6 हो जाता है। साथ ही अगर हम ऊपर जा रहे हों तो भार में कमी आती है, और अगर धरती के अंदर जा रहे हों तो अगेन भार में कमी होती जाती है। लास्ट में सेंटर पर यह 0 हो जाता है। तो अलग अलग बॉडी का अलग अलग स्थानों पर ग्रेविटेशनल फोर्स में अलग अलग प्रभाव दिखाई देता है। तो ये हमें समझना चाहिए। सेंटर पर 0, निर्वात में 0, पोल्स पे मैक्सिमम, इक्वेटर पे मिनिमम, घूर्णन बढ़ने पर कम हो जाता है, घूर्णन कम होने पर बढ़ जाता है। अगर ऊपर जा रहे हो या अंदर जा रहे हो तो भी वेट में कमी आती है। तो ये हमें ग्रेविटेशन का। और उसके बाद नेक्स्ट छठा टॉपिक साइंस का आज है, वो है हीट से रिलेटेड, बहुत छोटा टॉपिक। ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच रिलेशन पर बेस्ड है। दोनों के तापक्रम में क्या रिलेशन है? ये एक इक्वेशन में आपने देखा होगा कि C-0
अगर c माइनस 0/100 हम कर दें तो f माइनस 32 बाय 180 का एक इक्वेशन फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में दिखाई देता है। इसी को हम छोटे रूप में c/5 इज इक्वल टू f माइनस 32/9 के रूप में जानते हैं। इस रिलेशन को आपको ध्यान में रखना होगा। c/5 f माइनस 32/9 ये सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच का रिलेशन है। सेंटीग्रेड दिया रहेगा, फ़ारेनहाइट हम निकाल लेंगे। साथ ही एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, किस तापक्रम पर, टेम्परेचर पर F इज इक्वल टू C, फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड के बराबर हो जाता है। ये कौन सा टेम्परेचर है? ये है -40 डिग्री। अगर आप C में -40 डिग्री रखें तो F बराबर -40 आएगा। अगर F में -40 रखें तो C बराबर -40 आएगा। तो ऐसा तापक्रम -40 डिग्री है जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस के इक्वल कर देता है टेम्परेचर में। तो ये आपका रिलेशन से संबंधित था। ये तो 6 क्वेश्चन साइंस से हो गए। आइए आप क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ का लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जीएस का है। भारत के पड़ोसी देश और उसकी सीमा, ज्योग्राफी का पहला ही टॉपिक, पड़ोसी देश और उसकी सीमा। आप जानते हैं कि भारत अपने कुछ प्रमुख पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। ये कौन कौन से देश हैं? क्या श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है? डेफिनेटली है, लेकिन स्थल खंड से जुड़ा हुआ नहीं है। तो लैंड फॉर्म से जुड़े हुए कितने देश हैं? ये 7 देश हैं। इनका बाउंड्री अलग अलग लंबाई का है। सबसे लंबा बाउंड्री कौन बनाता है? बांग्लादेश। नेक्स्ट चाइना। तीसरे पोजीशन पे कौन है जिससे हमारा बाउंड्री सबसे लंबा बनता है? थर्ड पोजीशन पे पाकिस्तान। उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान, उसके बाद अफगानिस्तान। 7 देश हैं जिनके साथ भारत की सीमा क्रमशः आपने देखा अधिक से कम डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सीमा भारत की बनाती है। आप जानते हैं कि रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा कहलाती है। मैकमोहन लाइन भारत और चाइना के बीच की सीमा है, जबकि डूरंट लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को कहते हैं। हालांकि भारत का अफगानिस्तान के साथ बहुत प्रत्यक्ष सीमा नहीं है। उस दृष्टि से हमारा सबसे छोटा सीमा से लगा हुआ पड़ोसी देश भूटान है। सबसे छोटी सीमा लैंड से, भूखंड से भूटान की, अफगानिस्तान की है, लेकिन बहुत डिस्प्यूटेड लैंड है। तो अगर अफगानिस्तान चॉइस में नहीं रहेगा तो भूटान, और सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश की। तो भारत का पड़ोसी देशों के साथ सीमा। श्रीलंका कहाँ चला गया? श्रीलंका भारत से लैंड फॉर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि ये एक द्वीप है। ये हमसे एक चैनल से जुड़ा हुआ है, एक स्ट्रेट से, जिसे पाक स्ट्रेट कहते हैं। पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका को अलग करती है। स्ट्रेट कहते हैं जब 2 जलीय समूह को जोड़ने वाली पतली जलीय धारा स्ट्रेट कहलाती है, जो 2 विशाल जलीय खंडों को जोड़ती है और 2 बड़े भूखंडों को अलग करती है। इसे स्ट्रेट या इसे जल संधि कहते हैं। तो पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है, जोड़ता नहीं है। जोड़ता है इधर बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से। पाक स्ट्रेट अलग करता है भारत को श्रीलंका से। तमिलनाडु को मन्नार से अलग करता है पाक स्ट्रेट। याद रखें, पाक मतलब पाकिस्तान नहीं। रॉबर्ट पाक यह मद्रास के तब गवर्नर थे, उन्होंने ही सर्वे कराया था, उन्हीं के नाम पर यह पाक स्टेट है। तो श्रीलंका से अलग होती है। तो ये सीमाएं हैं। आप में से सभी लोगों को हम ये एक काम दे रहे हैं, जो सबसे अच्छा बना करके शॉर्टकट्स आप भेजेंगे, हम बाकी लोगों को भी बताएंगे। ये जो स्थलीय सीमा है, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये हमने क्रम से बताया। इसे किसी शॉर्टकट्स पे आप बैठा लें ताकि याद करने में आसानी हो। हमने तो बड़ी आसानी से आपको कह दिया, चूँकि हमें याद है। आप दूसरे छात्रों के लिए हम एक काम दे रहे हैं, आप एक शॉर्टकट्स बैठाएं ऐसा जो सदैव याद रहे।
सीमा के आधार पर, सबसे लंबी सीमा से सबसे छोटी सीमा आपको हमने बता दिया है। इस पर एक शॉर्टकट आप बना लें आसानी से जो याद रहे। तो हम इसे आप लोगों को ही पार्सल कर देंगे, भेज देंगे ताकि याद रहे। तो ये तो हो गए सीमा। दूसरा टॉपिक आज का जो हम ले रहे हैं वो है धन विधेयक, पॉलिटी का टॉपिक। धन विधेयक क्या है? विधेयक कहते हैं किसी भी फैक्ट्स को, किसी भी तथ्य को अगर ड्राफ्ट करके, उसका ड्राफ्ट तैयार करके संसद में हम रखते हैं कानून बनाने के लिए, तो इसे हम विधेयक कहते हैं। और जब ये पास हो जाता है तो ये अधिनियम या एक्ट कहलाता है। तो विधेयक यानी जब संसद से पास नहीं हुआ हो तो ऐसा ड्राफ्ट या ऐसा लिखित स्वरूप ये कहलाता है विधेयक। और जब ये पास हो जाता है तो ये कहलाता है अधिनियम या एक्ट। धन विधेयक यानी ऐसा ड्राफ्ट जो पैसे के लेन देन से संबंधित होता है और जिसे लोकसभा के अध्यक्ष ये प्रमाणित करते हैं कि यह धन विधेयक है, और जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी पड़ती है, प्रायर कंसेंट, तब यह संसद में लोकसभा में पहले पहल रखाता है। तो यह धन विधेयक होता है। धन विधेयक ऐसा ड्राफ्ट, ऐसा लिखित ड्राफ्ट जो धन के लेन देन से संबंधित होता है और जिसे लोकसभा के अध्यक्ष ये प्रमाणित करते हैं कि यस ये धन विधेयक है, और जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी पड़ती है और तब लोकसभा में पहले पहल रखा जाता है, तो इसे हम धन विधेयक के रूप में जानते हैं। यह अनुच्छेद 110 में वर्णित है। ये किस प्रकार का लेन देन है? तो कोई टैक्स लगाना, कोई टैक्स समाप्त करना, किसी टैक्स को छोटा बड़ा करना, कहीं से उधार लेना, सरकार का कोई आय इनकम होना, या कोई विशेष परिस्थितियों में सरकार का कोई खर्च होना, ये सब धन विधेयक के उदाहरण हैं जिसे लोकसभा में रखा जाता है और तब राष्ट्रपति जब अनुमति देते हैं तब लोकसभा में रखा जाता है। लोकसभा इसे जब पारित करती है तो राज्यसभा में भेजती है। राज्यसभा को इस पर बड़े अधिकार नहीं मिले हुए हैं। उसे 14 दिन के अंदर या तो सजेशंस के साथ या अपनी कुछ टिप्पणियों के साथ वापस करना होता है। राज्यसभा इसे रोक नहीं सकती। अगर 14 दिन तक उसने रोक लिया तो यह स्वतः पारित माना जाता है। तो धन विधेयक इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि यह पैसे के लेन देन से संबंधित है। इसे बीच में कहीं पर भी छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए इसकी महत्ता है। वित्त विधेयक, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं। वित्त विधेयक आपने देखा कि पैसे के लेन देन से यह भी संबंधित होता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ये डिफर करते हैं कि नहीं, ये फाइनेंस बिल नहीं, ये मनी बिल है, क्योंकि ये ज़रूरी कार्यों से संबंधित है। तो ये धन विधेयक आर्टिकल 110, याद रखें, वित्त विधेयक आर्टिकल 117। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का जो है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इकोनॉमी का एक टॉपिक, आरबीआई के बारे में क्या हम लोगों के पास फैक्ट्स हो सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में आया। इस एक्ट के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसके पहले गवर्नर थे सर ऑसबर्न स्मिथ 1935 से 37। और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद इसके पहले गवर्नर बने सी.डी. देशमुख 1943 से लेकर 1947 तक। सी.डी. देशमुख स्वतंत्रोत्तर भारत के पहले आरबीआई के गवर्नर थे और वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास, जो पहले वित्त सचिव थे और बाद में 15वां वित्त आयोग उसके सदस्य बने, और फाइनली अभी शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। राष्ट्रीयकरण का क्या मतलब है? सरकारीकरण। किसी भी बैंक या किसी भी संपत्ति का या किसी भी घटना का, उद्योग का हम राष्ट्रीयकरण करते हैं तो इसका मतलब उसका सरकारीकरण करते हैं, यानी सरकार उसके सारे मामले को अपने अधीन ले लेती है, चूँकि पूरे देश के हित में अब वो सोचती है। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को, जबकि ये अपने अस्तित्व में आई 1 अप्रैल 1935 को। ये 2 डेट्स आपको ध्यान रखना है। आरबीआई करती क्या है? ये सरकार का बैंकर है, ये बैंकों का बैंक है, ये फॉरेक्स जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका विनियमन करती है, रेगुलेशन करती है, उसका रिजर्व रखती है। ये बैंकों में साख को कंट्रोल करती है, क्रेडिट्स को, यानी बैंक कर्ज देंगे किस ब्याज पे देंगे,
कितना रखेंगे, CRR, SLR, रेपो, रिवर्स रेपो, ये सब तय करती है RBI। तो RBI बैंकों की विनियामक संस्था है, रेगुलेटरी बॉडी है, सरकार का बैंकर है, बैंकों का बैंक है। IMF में ये सरकार का प्रतिनिधि है। तो ये सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हुए। और आज का अब लास्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है विश्व के कुछ प्रमुख संगठन। आपको संगठन का भी टॉपिक दिया जाएगा। कुछ प्रमुख संगठन, ऑर्गेनाइजेशन आपको जानने चाहिए, लेकिन आज हमने सिर्फ 6 को पिक किया है। ये 6 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इन सब का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ये हैं WHO, WMO, WIPO, WIPO, ये है WTO, ILO और UNHCR, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन। साथ ही अंकटाड, ये 6-7 ये सारे जिनेवा में इनके हेडक्वार्टर्स हैं, इसलिए हमने इन्हें चुना है। तो ध्यान में रखना है आपको कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये सारे इनके हेडक्वार्टर्स जिनेवा में हैं। तो इसे आप नोट डाउन करके रखें, ध्यान में रखें। नोट डाउन क्या करना है, इसे सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, आपको नोट डाउन भी नहीं करना है। ये सिर्फ 6 आपको 2-3 बार सुन लेना है ताकि आपको ये ध्यान रहे कि इनके हेडक्वार्टर्स जिनेवा में। तो ये कुल मिलाकर 10 टॉपिक्स हुए। इन्हें आप बार बार सुन लें, लिखने नोट डाउन करने की भी आवश्यकता नहीं। एक नया टॉपिक, कुछ 10 टॉपिक्स के साथ एक नया एपिसोड जल्द आएगा। तब तक आप रिवीजन करते रहें, थोड़ा सा आप पढ़ाई में मन लगाएं, कंसोलिडेटेड होकर स्टडी करें, थोड़ा सा अपने आप को बांधें। इस एग्ज़ाम को हमें निकालना है, चूँकि बहुत बड़ी वैकेंसी है। टेक केयर।